मैं जेठ जी के घर पे बच्चे की देखभाल का काम करती थी। बच्चा बहुत ही कमजोर था और उसे मेरे दूध पीने की आदत थी और मैं उसे बराबर अपना दूध पिलाया भी करती थी। लेकिन मैं जब भी दूध पिलाती तो जेठ जी मुझे छुप छुप कर देखते रहते थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैं मजबूर थी क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी और दूध पिलाने के बदले में मुझे पैसे मिल रहे थे। परंतु एक दिन जब मैं उस बच्चे को दूध पिला रही थी, जेठ जी अचानक से मेरे बहुत करीब आ गए और फिर मेरे साथ उसने वह किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। और फिर उस रात वह मैं किसी तरह से जोड़ तोड़ करके अपनी जिंदगी का गुजारा कर रही थी। उस पर से मेरा 6 महीने का छोटा मासूम सा बेटा, जिसे कि मैं भरपेट दूध भी न पिला पाती थी क्योंकि मेरे पति की तनख्वाह बहुत ही कम थी। उसे जो भी पैसा मिलते थे उसी से मुझे बहुत ही मुश्किलों से अपने घर का खर्च चलाना पड़ता था। मैं चाहती थी कि घर के खर्च में मैं अपने पति की मदद करूं, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ही छोटा था और मैं उसे छोड़कर कहीं पर भी जॉब नहीं कर सकती थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। घर में पैसों की बहुत ही तंगी हो गई थी, जिस कारण से हर वक्त मन एकदम से विचलित रहता था। मेरा बेटा अभी मेरा दूध पीता था, लेकिन खुराक न मिलने के कारण मेरी भी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। कभी कभी तो कमजोरी की वजह से मुझे चक्कर भी आ जाते थे। डॉक्टर के पास जाती तो डॉक्टर कहते, अपने सेहत का ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए, चिंता मत कीजिए, सभी कुछ सही हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर को क्या पता था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरी चिंता ही थी, और वह इसलिए थी क्योंकि हम लोगों के पास पैसे नहीं थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तो एक दिन मेरे दूर के रिश्ते के जेठ जी ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैं समझ ना पा रही थी कि यह बात सुनने के बाद पता नहीं मेरा पति मुझे यह काम करने के लिए इजाजत देगा या और कुछ कहेगा, क्योंकि मेरे जेठ जी ने बात ही कुछ ऐसी कही थी। वो मुझे कह रहे थे कि अगर तुम्हारी जान पहचान में कोई ऐसी औरत हो जो कि मेरे बच्चे के अच्छे से परवरिश कर सके और उसकी देखभाल कर सके तो मुझे बताना, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए एक ऐसी औरत को रखना चाहता हूँ जो मेरे बेटे की माँ को जैसा प्यार दे, उसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखे, और इसके लिए मैं अच्छी खासी तनख्वाह देने के लिए तैयार हूँ। जेठ जी के मुंह से सुनकर मैं तो एकदम से सोच में पड़ गई। असल में मेरे जेठ जी बहुत ही पैसे वाले थे। उनका अपना बड़ा सा बिजनेस था जो कि अच्छा खासा चल रहा था। उनका खुद का बंगला था जिसमें ढेर सारे नौकर चाकर थे जो कि घर का सारा काम करते थे। मेरी जेठानी भी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, और मेरे जेठ जी का बेटा डुग्गू, जो कि मेरे बेटे से भी 4 महीने का बड़ा था। उनके घर में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। फिर भी जेठ जी अपने बेटे के लिए एक अलग से औरत रखना चाहते थे जो कि टुक्कू को माँ वाला प्यार दे। मैंने कहा ठीक है जेठ जी, जैसे ही मुझे किसी औरत के बारे में पता चलेगा मैं आपको बता दूंगी। फिर जेठ जी चले गए और उनके जाने के बाद मैं मन ही मन सोचने लगी, जेठ जी के पास कितना पैसा है और एक मेरे पति की इतनी भी कमाई नहीं है कि घर का खर्च भी आराम से चल सके। जेठ जी की पत्नी भी इतनी खूबसूरत थी और उसे घर का कोई कामकाज भी नहीं करना पड़ता था। कितनी भाग्यशाली है। और एक मैं हूँ। खैर, फिर मैंने सोचा मुझे क्या इन सब से लेना देना, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। अब मैं जेठ जी के कहे अनुसार उस औरत को ढूंढने लगी जो कि मेरे जेठ जी के बेटे को माँ वाला प्यार देती। मैं अपने पड़ोस में गई और अपने पड़ोसन से इस बारे में बात की। तो मेरी बात सुनने के बाद मेरी पड़ोसन मुझे कहने लगी, अरे तू इतना परेशान क्यों हो रही है, और मैं तो यह कहती हूँ कि तू क्यों किसी और औरत को ढूंढ रही है, तू खुद ही यह काम क्यों नहीं कर लेती है। तेरे जेठ इतने अमीर है, तू ही उसके बच्चे को अच्छे से संभाल ले तो तेरे जेठ तुझे अच्छे खासे पैसे दे देंगे, जिससे कि तेरे घर का खर्चा भी अच्छे से चल जाएगा और घर की बात घर में ही रह जाएगी। पड़ोसन की बात सुनकर मैं उसे कहने लगी, अरे वो मेरे जेठ जी है, यह सब अच्छा नहीं लगता है। मैं पैसे लेकर उनके बच्चों को प्यार करूं तो फिर वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि हम लोग रिश्ते में हैं। मेरी बात सुनकर मेरी पड़ोसन कहने लगी, अरे इसीलिए तो यह बात कह रही हूँ, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आएंगे तो फिर किसके काम आएंगे। और वह तो तेरे पति का दूर का ही सही भाई तो है, उसका काम भी हो जाएगा और तेरी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। अब मैं मन ही मन इस बारे में सोचने लगी और उसे कहने लगी, ठीक है, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। बात खत्म करके मैं अपने घर चली आई। घर आई तो सोचा कि दोपहर का खाना बना लेती हूँ, लेकिन घर पे चावल खत्म हो चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि चावल मैं कहाँ से खरीद कर लाऊं। घर की हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने एक गिलास पानी पिया और चुपचाप से चारपाई पर बैठ गई। मेरा बेटा मेरा दूध पीकर सो चुका था। थोड़ी ही देर के बाद मेरे पति घर आए तो उन्होंने हाथ मुंह धोते हुए कहा, जल्दी से खाना लगा दो,
मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं कुछ ना बोली और चुपचाप बैठी रही। इस बार वो मेरे पास आए और कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो, खाना लगाओ ना। मैंने कहा, खाना मैं कहाँ से बनाऊं, घर में चावल है ही नहीं, केवल आलू पड़े हुए हैं। मेरी बात सुनकर मेरे पति कहने लगे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अच्छा तुम रुको, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ और थोड़ा बहुत राशन का सामान भी लेकर आता हूँ। यह कहकर मेरे पति फिर कमरे से बाहर निकल गए। करीब आधे घंटे के बाद वो फिर आए तो उनके हाथों में राशन का कुछ सामान था और खाने के लिए उन्होंने ब्रेड खरीदे थे। फिर मैंने थोड़ा सा काली चाय बनाई क्योंकि घर में दूध भी नहीं था, और फिर उस चाय के साथ हम दोनों ने बैठकर वह ब्रेड चाय खाया। खाना खाने के बाद मैंने अपने पति को जेठ जी के द्वारा कही हुई बातों के बारे में बताया और उन्हें यह भी बताया कि मैंने फैसला ले लिया है कि मैं उनके बेटे की परवरिश करूंगी और उसके बदले में उनसे सैलरी लूंगी, जिससे हमारे घर का खर्च आराम से चल जाएगा और मैं अपने बेटे की परवरिश भी उस पैसे से अच्छे से करूंगी। जब जेठ मुझे पैसे देंगे तो उससे हमारे घर में जो मुसीबत है वो सब खत्म हो जाएंगे। जेठ जी को हमारे घर की हालत के बारे में तो पता ही है और मुझे पूरा यकीन है वो मुझे यह काम करने देंगे, और मैं ये काम किसी भी हालत में करना चाहती हूँ। आखिर मैं क्यों ना करूं, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। और देखो हमारा बच्चा भी कितना कमजोर हो गया है, औलाद के खातिर मुझे कदम उठाना ही पड़ेगा। मेरी बात सुनकर मेरे पति थोड़ी देर सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम यह काम कर सकती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आखिर भैया के बच्चे भी तो हमारे ही बच्चे हैं। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करो। अगर तनख्वाह कम हुई तो तुम्हें यह काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल ही उनसे बात करूंगी। अब मैं अंदर ही अंदर बहुत ही खुश थी। अगर हमारे घर की हालत ठीक हो जाए तो कितना अच्छा होगा, मेरे बच्चे की भी परवरिश अच्छे से हो जाएगी। यह सब सोचते सोचते कब रात हुई और फिर कब सुबह हुई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आज मैं सुबह जल्द ही उठ गई और घर का सारा काम निपटाकर अपने बेटे को लेकर जेठ जी के घर की तरफ चल पड़ी। जेठ जी का घर हमारे घर से काफी दूर था, करीब आधा घंटा समय लगता था जाने में। फिर जब मैं उनके बंगले पर पहुंची तो बाहर का नजारा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। पूरा बंगला बहुत ही अच्छे तरीके से सजा हुआ था। तरह तरह के फूल लगे हुए थे और दो दरबान बंगले के गेट पर बैठे हुए थे। मैं बंगले के अंदर चली आई। दरबान मुझे पहचानता था, इसलिए उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। मैं साल में बस 2-3 बार ही जेठ जी के घर आती थी, वह भी जेठ जी जब बुलाते थे या फिर अपने घर पर किसी तरह का कोई फंक्शन रखते थे तभी हम लोग आते थे। वैसे भी हमारे जेठ जी के साथ कोई खास रिश्ता नहीं था। फिर जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा कि जेठानी जी किसी से फोन पर बातें कर रही थी और थोड़ी ही दूर में उनका बच्चा जोर जोर से रो रहा था। लेकिन जेठानी थी कि अपनी बातों में बिजी थी, उन्हें बच्चे के रोना बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था। फिर उसी वक्त जेठ जी सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहे थे और जैसे उनकी नजर मुझ पर पड़ी, मुझे देखकर कहने लगे, अरे सविता, तुम यहाँ पर कैसे। मैंने कहा, जेठ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तभी जेठ जी मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गए। मैं उनका कमरा देखकर एकदम से चौंक गई क्योंकि उनका कमरा देखने में काफी खूबसूरत था। तभी जेठ जी कहने लगे, हाँ बताओ सविता, तुम्हें मुझसे क्या काम है। मैंने कहा, जेठ जी, आपने उस दिन मुझे कहा था ना कि आपको अपने बच्चे की परवरिश के लिए किसी औरत की जरूरत है। तो जेठ जी कहने लगे, हाँ हाँ, कहाँ है वह औरत। मैंने कहा, वह औरत कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये सुनते ही जेठ जी मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। फिर मैंने कहा, जेठ जी, आप गुस्सा बिल्कुल मत होना। आपको आपके बेटे की परवरिश के लिए एक औरत की जरूरत है और दूसरी तरफ मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आपके बेटे को संभालने से मेरे घर की हालत ठीक हो जाएगी तो यह तो काफी बेहतर रहेगा ना। जेठ जी मेरी बात सुनकर कुछ देर सोचे और कहने लगे, तुम्हारा खुद का एक छोटा बेटा है और तुम कैसे मेरे बच्चे को संभालोगी। मैंने कहा कि आपको उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए, मैं आपके बच्चे को भी बिल्कुल ही अपने बच्चे की जैसी परवरिश करूंगी। कुछ देर जेठ जी शांत रहे और फिर मुझे कहने लगे, ठीक है, मुझे तो बस अपने बच्चे से मतलब है। फिर मैंने कहा, जेठ जी, तो फिर आप मुझे कितनी तनख्वाह देंगे। तब वो कहने लगे, मैं तुम्हें हर महीने 50,000 दूंगा, लेकिन हाँ, मेरे बच्चे को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी रकम सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे मुंह से तो कुछ भी आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो फिर मुझे जेठ जी कहने लगे, तुम्हें ये रकम कम लग रही है। मैंने कहा, नहीं नहीं। फिर मैं चुप हो गई तो जेठ जी मुझे कहने लगे, तुम आज शाम से ही मेरे बच्चे की परवरिश करने के लिए घर पर आ जाना। यह सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गई और फिर खुशी के मारे वहां से सीधा अपने घर चली आई। घर आकर मैंने अपने पति को सारी बातें बताई। मेरे पति भी यह बात सुनकर चौंक गए और कहने लगे, एक मेरा भाई है जो इतना पैसा कमाता है
और एक मैं हूँ जो नशे की लत की वजह से आज अपने बच्चे की अच्छी खुराक भी नहीं दे पा रहा हूँ। ये सुनते मैंने कहा, आप चिंता मत करो, हमारे घर की हालत भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। अब मैं दिन भर घर का काम जल्दी जल्दी करने लगी ताकि शाम को उनके बच्चे की परवरिश करने के लिए जेठ जी के घर जा सकूं। मेरे घर का सारा काम खत्म हो जाने के बाद मैं जेठ जी के घर चली गई और साथ में मैंने अपने बच्चे को भी गोद में ले लिया। फिर जब शाम को मैं बंगले के अंदर दाखिल हुई, इस बार मेरी जेठानी मुझे देखकर कहने लगी, सुबह ही तो आई थी, अब फिर क्यों चली आई हो? पता नहीं मेरे पति देव को भी क्या हो गया है, जब देखो किसी न किसी बहाने से हर किसी को घर पर कभी भी बुला लेते हैं। मुझे जेठानी जी की बात बहुत ही बुरी लगी। मानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन रिश्ते में तो मैं उनकी देवरानी लगती हूँ। लेकिन उन्हें पैसों के घमंड में रिश्ते की कोई परवाह नहीं था। उनकी आंखों पर तो दौलत की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए तो उन्होंने इस रिश्ते का लिहाज तक ना किया। लेकिन मैं उनसे कोई बहस ना की और चुपचाप वहीं पर खड़ी रही। फिर उस वक्त मुझे जेठी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दिखे। मैं उनकी तरफ देखने लगी तो फिर वो मुझे लेकर कमरे में चले आए। कमरे में जाते जेठ जी मुझे कहने लगे, देखो मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहती है। मैं उसे हर तरह का दवाई टॉनिक सभी कुछ देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे की सेहत में ज्यादा कुछ सुधार नहीं होता है। मैं उसे अच्छा से अच्छा बाहर का दूध पिलाता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरी पत्नी तो हर वक्त अपनी किट्टी पार्टी और शॉपिंग में ही बिजी रहती है। उसे अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं है। वह मेरे बेटे को अपना दूध भी नहीं पिलाती है, कहती है कि फिगर खराब हो जाएगा। लेकिन अब तुम आ गई हो तो मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे भाई की पत्नी हो। लेकिन तुम एक बात पर अच्छे से ध्यान देना, तुम्हें मेरे बच्चों की बहुत ही ख्याल रखना है, बिल्कुल अपने बच्चे के जैसा। ऐसा ना हो कि तुम्हारे बेटे के कारण मेरे बेटे के प्यार में किसी तरह की कोई भी कमी रह जाए। मैं समझता हूँ कि तुम्हारा बच्चा भी अभी छोटा है और उसे भी माँ की जरूरत है। यह सब बात सुनते मैं कहने लगी, जेठ जी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपके बच्चे का बहुत ही ख्याल रखूंगी। उसे मैं किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मेरी बस में जितना होगा मैं उतना अधिक से अधिक करूंगी। उसे माँ की ममता जैसा ये प्यार दूंगी। फिर मैं एक नौकरानी के साथ एक दूसरे कमरे में चली गई। वो कमरा विशेष करके बच्चों के लिए ही बना था। मैंने देखा कि वहां पर मेरे जेठ जी का बेटा बहुत ही खूबसूरत और उदास होकर बैठा था और इसी बीच में रोए भी जा रहा था। उसके पास अनगिनत खिलौने रखे हुए थे, लेकिन उसका ध्यान इन खिलौनों में बिल्कुल भी नहीं था। न जाने वह किस चीज का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में अलग से खामोशी छाई हुई थी, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ लग रहा था। मुझे इस बच्चे को देखकर बहुत ही तरस आया। ईश्वर की भी क्या अजीब लीला है, इसके पास सभी कुछ मौजूद है, फिर भी यह बच्चा कितना उदास है। और एक मेरा बेटा है, मैं इसे भरपेट खाना भी नहीं दे पाती हूँ, फिर भी मेरा बच्चा हर वक्त खिलखिलाता रहता है। उसकी एक हंसी देख लेती हूँ, मेरा दिन बन जाता है। मेरे सारे दुख दर्द मुझे कम लगने लगते हैं और मुझे अपने माँ होने पर बहुत ही ज्यादा अभिमान होने लगता है। अब मैंने उस बच्चे को बड़ी प्यार से उठाया, उसे अपने सीने से लगाया, तो मैंने देखा कि उसका मुरझाया चेहरा खिला खिला सा नजर आने लगा। थोड़ी देर वह हंसता रहा, लेकिन फिर अचानक वह रोने लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि शायद उसे भूख लग रही थी। फिर मैंने उसे अपने गले से लगाया और चुप कराया, तो कुछ ही देर में वह सो गया। लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़ी गौर से मुझे देख रहा था, क्योंकि मैं अपने बच्चे का हक किसी और को दे रही थी। अब मेरा बेटा भी बार बार मेरी गोद में आने के लिए मचलने लगा था, लेकिन उस वक्त तो जेठ जी का बेटा मेरी गोद में था। मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी और उसकी पीठ को सहला रही थी। तभी मेरा बेटा ये सब देखकर अजीब सा बेचैन हुए जा रहा था। अब जेठ जी का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा मेरी तरफ अजीब नजरों से देख रहा था। वह अब मेरी गोद में चढ़ने के लिए रोने लगा था, और अगर वह ज्यादा देर तक रोता तो जेठ जी का बेटा उठकर बैठ जाता। इसलिए मैंने अपने बेटे को कुछ खिलौने खेलने के लिए दे दिया, जो कि वहीं पर पड़े हुए थे। मेरा बच्चा उन खिलौनों में बिजी हो गया। अब मैंने जेठ जी के बेटे को बेड पर सुला दिया। थोड़ी ही देर के बाद खेलते खेलते अब मेरा बच्चा भी रोने लगा। मैं समझ गई कि अब उसे भूख लग रही है और उसका सोने का भी समय हो रहा था। फिर मैं उसे अपने बेटे को गोद में उठाया, उसके पीठ को सहलाकर उसे सुला दिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने बेटे को कहाँ पर सुलाऊं। फिर मैंने अपने बेटे को वहीं जमीन पर लिटा दिया और खुद भी उसके बराबर में बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी मुझे वहां बैठे हुए कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। मैंने देखा उसके हाथ में दूध का गिलास था। वह उसने मुझे थमा दिया तो मैं उसे हैरत से देखने लगी। फिर वह कहने लगी, मालिक कह रहे हैं कि यह दूध तुम्हें पीना है और कुछ देर बाद तुम्हें फल भी लाकर दूंगा, वह भी सारे के सारे तुम्हें खाने पड़ेंगे। यह सुनकर तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, मैं ये सब कैसे खा सकती हूँ? तो वह नौकरानी कहने लगी, मालिक का हुक्म है,
वो कह रहे थे कि आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, तभी उनका बेटा भी सेहतमंद होगा। यह सुनकर मैंने पूरा दूध पी लिया। आज पूरे 1 साल के बाद मैंने 1 गिलास दूध पिया था, वरना तो रोज बस 2 घूंट दूध का 1 कप पानी में मिलाकर पतली सी चाय पीने को मिलती थी। आज मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि यह वक्त भी इंसान को कैसे कैसे दिन दिखाता है। कहाँ मैं एक एक रोटी को तरसती थी, और कहाँ यहाँ मेरे सामने दुनिया जहाँ की हर चीज रखी हुई थी, और वह भी सिर्फ इस जेठ जी के बच्चे की वजह से। 4-5 दिन में ही मेरी सेहत में काफी फर्क आना शुरू हो गया। सभी कुछ सही से चल रहा था। जेठ जी का बच्चा हर वक्त मेरे से ही चिपका रहता था और हंसता खेलता रहता था। लेकिन मैंने इन सभी चीजों के बीच में एक चीज महसूस किया कि जब भी मैं जेठ जी के बेटे को दूध पिलाने के लिए कमरे में लेकर जाती, कुछ ही देर बाद जेठ जी भी किसी न किसी बहाने से कमरे में आ जाते थे और मुझे बड़ी अजीब-सी नज़रों से देखते रहते थे। उनका यूँ मुझे इस तरह से देखना अच्छा नहीं लगता था। मुझे अंदर ही अंदर अजीब-सी फीलिंग महसूस होती थी, और फिर तुरंत ही उनके बच्चे को गोद से उतार देती थी। मेरे यूँ करने पर जेठ जी मुझसे अपने बेटे के बारे में पूछने लगते थे, और मुझे जेठ जी की हरकत बहुत ही बुरी लगती थी। वो क्यों कमरे में बिना इजाज़त के चले आते हैं? जब 4-5 दिन तक यही सिलसिला जारी रहा, तो फिर मैंने एक दिन कह दिया कि देखिए जेठ जी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि बार-बार आप बिना बताए कमरे में चले आते हैं, जबकि आपको पता रहता है कि आपके बेटे को दूध पिला रही होती हूँ। फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? आखिर आपकी क्या परेशानी है? मेरी बात सुनने के बाद मैंने देखा कि उनके माथे पर पसीना आ गया था। वो मुझे कहने लगे, आज मैं तुम्हें सारा सच बता ही देता हूँ। मैंने कहा, हाँ बताइए तो फिर। वो कहने लगे, मैं बार-बार कमरे में देखने के लिए आता हूँ कि मेरा बेटा अच्छा से दूध पी रहा है कि नहीं। तुम मेरे बेटे से ज़्यादा प्यार कर रही हो कि नहीं? कहीं तुम उसे इग्नोर तो नहीं कर रही हो? तुम्हारा भी छोटा बच्चा है। मुझे हर वक्त यही लगता है कि तुम मेरे बच्चे पर कम ध्यान दे रही होगी। अगर तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च कर रहा हूँ, वह सिर्फ मैं अपनी औलाद के लिए ही कर रहा हूँ। यह सब सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया। मुझे उनकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। मैंने भी तुरंत उन्हें कह दिया, आपको क्या लगता है मैं बेईमान हूँ? मैंने जो काम संभाला उसे मैं बेईमानी करूंगी? मैं आपके बेटे को वह प्यार नहीं दूंगी जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ? मानती हूँ कि मेरा बेटा छोटा है, लेकिन उनका प्यार अपनी जगह पर है, और आपका बेटा का प्यार भी अपनी जगह पर है। मैंने कभी भी आपके बेटे को अपने बेटे से कम नहीं समझा है। मैंने कहा, जेठ जी, मैंने अगर आपका नमक खाया है तो फिर मैं उस नमक की कीमत अदा करना भी जानती हूँ। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो फिर ठीक है, आप किसी और को अपने बेटे की देखभाल के लिए रख ले। फिर मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और घर से बाहर जाने लगी। वो मुझे पीछे से पुकारते रह गए, लेकिन मैं 1 मिनट भी वहां पर ना रुकी और अपने घर पर आ गई। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन बेगैरत हरगिज नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहां पर रुक जाती? एक तो मैं अपने बच्चे का हक उनके बेटे को दे रही थी, उनका ख्याल भी बहुत ही अच्छे तरीके से रख रही थी। जब तक मैं वहां पर होती और उनके बच्चे को संभालती, तब तक मैं अपने बच्चे को सिर्फ खिलौने से खेल के ही बहलाती रहती थी। जो मेरे बेटे का हक था, वह मैं उसे ना देकर जेठ जी के बेटे को दे रही थी। मैं अब अपने घर आ गई थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह घर पर नहीं था, बाहर निकला हुआ था। लेकिन काफी रात हो जाने के बाद भी मेरा पति घर वापस नहीं आया, और सुबह सुबह मेरे ऊपर एक और मुसीबत टूट पड़ी। मैं परेशान बहुत थी कि न जाने ये कहाँ चले गए। कभी मैं घर के अंदर आती तो कभी अपने पति को बाहर सड़क पर इंतजार करती। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। और फिर तभी थोड़ी ही देर बाद मेरे मोबाइल पर एक फोन आया, और किसी ने बताया, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो एक सरकारी अस्पताल में एडमिट है। मैं अपने छोटे बेटे को लेकर दौड़ते हुए अस्पताल पहुंची। वहां पर पहुंचने के बाद मैंने देखा मेरे पति की मौत हो चुकी थी। जब मुझे डॉक्टर ने आकर बताया मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा, मैं बेहोश होकर गिर गई। मुझे तो कुछ होश ही नहीं रहा। कभी अपने बेटे को देखती, कभी अपने पति की मुर्दा शरीर को। मैं फुट फुट कर रोने लगी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हमारे घर में लोगों की भीड़ जम चुकी थी। फिर सभी लोगों की मदद से सुबह ही मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया। रात मेरी यूं ही रोती रोती गुजर चुकी थी, जबकि मेरे बेटे को कोई खबर ना थी कि उसके बाप का देहांत हो चुका है। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता, यही कहता कि तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है। तुम अभी जवान हो, तुम्हारा बच्चा भी छोटा है, पता नहीं तुम्हारी जिंदगी आगे कैसे कटेगी। इस भरी जवानी में तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। और यह सब बातें सुनकर मेरा मन और भी व्याकुल हो रहा था। लोगों की बातें मुझे परेशान कर रही थी। वे कुछ न बोले, बस चुपचाप रोती रही। फिर अगले दिन सुबह सुबह ही मेरे घर के दरवाजे के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे इस गाड़ी के साथ भागते भागते आए थे। हर कोई आंखें फाड़ कर उसी बड़ी सी गाड़ी को देख रहा था।
आखिर हमारे इस छोटे से मोहल्ले में इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई। बच्चे लोग बहुत ही हल्ला कर रहे थे। शोरगुल सुनकर मैं भी अपने घर का दरवाजा खोला। मेरी नजर सामने गाड़ी से उतरे हुए जेठ जी पे पड़ी। मैं उन्हें देखने लगी, जबकि जेठ जी सबको नजरअंदाज करते हुए मेरे पास आए। उन्हें अपने छोटे भाई की मौत के बारे में पता चल चुका था। मुझे देखकर वो मेरे साथ बहुत ही हमदर्दी दिखाने लगे। मैं उनके सामने फूट फूट कर रोने लगी। फिर जेठ जी मुझे कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, असल में मैं तुम्हें यही बताने आया था। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। मैं उसी में फंसा हुआ हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे अपने बेटे की तबीयत को मैं ठीक करूँ। अब तो वह नौकरानी के पास भी चैन से नहीं रहता है। उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया है, बस रोता ही रहता है। उसे तुम्हारी गोद की आदत लग चुकी है। मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जो हुआ सो हुआ। तुम मुझे माफ कर दो और भगवान के लिए मेरे बेटे के लिए वापस चलो। उसे तुम्हारी जरूरत है। मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफी मांगता हूँ। बस मैं थोड़ा अपने बच्चे को लेकर परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ उसका सगा नहीं हुआ, तो भला उसकी मुंह बोली माँ पर एकदम से मैं कैसे यकीन कर सकता था। जेठ जी अपनी जगह पर ठीक थे। उन्होंने मेरे हाथों में कुछ पैसे रखे और फिर वहां से चले गए। मेरे पति की तो मौत हो चुकी थी और घर का राशन भी खत्म होने को था। मुझे कई बार नौकरानी का फोन भी आ चुका था कि जेठ जी का बेटा बहुत ही ज्यादा बीमार है और इसे सिर्फ आपकी गोद में ही सुकून मिल सकेगा। मुझे भी उस बच्चे की फिक्र हो रही थी। आखिर मैं एक माँ थी, मेरी गोद में मासूम बच्चा था। भला मैं कैसे उस बच्चे को फिक्र ना करती। मैंने नौकरानी को कह दिया, ठीक है मैं आती हूँ, तब तक तुम बच्चे का ध्यान रखना। उसी रोज मैंने जेठ जी को फोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें बैठकर मैं जेठ जी के घर पहुंची। मेरी हालत तो काफी खराब ही थी, मगर उसके बावजूद मैंने जैसे ही जेठ जी के बच्चे को अपनी गोद में उठाया, वह फौरन खामोश हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत हो चुकी थी, हर वक्त मेरे पास ही रहता। और यह देखकर जेठ जी बहुत ही खुश हुए। और फिर एक दिन वो मेरे पास आकर कहने लगे, तुम अगर ठीक समझो तो यहीं पर रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा दूंगा। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, तो बेहतर है कि अकेले रहने से अच्छा तुम यही क्वार्टर में रह लिया करो। जेठ जी की बातें मुझे बुरी भी नहीं लगी थी। अब तो जेठ जी का रवैया भी मेरे बेटे के साथ ठीक रहने लगा था। वो उसका बहुत ही ख्याल रखा करते थे। जो भी चीज अपने बेटे के लिए लाते वही मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते, जबकि जेठानी जी को तो इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं था। वह कब घर आती थी, कब घर से जाती थी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता था। हाँ, कभी कभी जेठ जी और जेठानी जी कमरे से झगड़ने की आवाज अवश्य सुनाई देती थी, लेकिन मुझे इन सब से क्या। जेठानी थी तो हर वक्त शॉपिंग करने, दोस्त के साथ पार्टी करने, इन्हीं सब चीजों में बिजी रहती थी। उनका बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है, उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन जब मैं बच्चों से फ्री होती तो अपने पति को याद करती और फिर मेरा मन अपने पति को याद करके तड़पने लगता था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगता था। मेरा बच्चा भी अपने बाप को याद करके रोने लगता था। एक दिन जेठ जी के बेटे की तबीयत फिर से खराब हो गई। मैंने उसे दवाई देकर और दूध पिलाकर सुला दिया और फिर मैं अपने क्वार्टर पे जाने लगी। जेठ जी बोले, आज तुम यहीं पर रुक जाओ और मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत खराब है और वह सिर्फ तुम्हारे पास ही चैन से रह सकता है। मजबूरन मुझे वहीं रुकना पड़ा। आधी रात को जेठ जी का बेटा भूख के कारण उठ गया और रोने लगा, तो मैं उसे दूध पिलाने लगी। फिर थोड़ी ही देर बाद जेठ जी भी कमरे में चले आए, लेकिन मैं तो बस अपने ही ध्यान में मगन होकर बच्चे को दूध पिला रही थी। और फिर जब कदमों की आहट हुई तो मैं घबराकर जेठ जी के बेटे को खुद से दूर करने लगी। मुझे यूं करता देख जेठ जी कहने लगे, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने बच्चे को रोने की आवाज सुनकर चला आया था। अब इसकी तबीयत कैसी है? मैंने कहा, ठीक है। फिर जेठ जी मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर जो बोले वह सुनकर मेरे कदमों तले जमीन ही निकल गई। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैं ये सब क्या सुन रही हूँ। मैं हैरत भरी नजरों से उन्हें देखने लगी तो जेठ जी कहने लगे, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। मैं एक ऐसे ही लड़के की शादी करना चाहता था जो सिर्फ मेरे घर को संभाले, मेरे बच्चे को संभाले, उसकी अच्छे से परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की उसमें ऐसी कोई भी खास बात मौजूद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूं, क्योंकि तुम मेरे बेटे को अपने बच्चे की तरह ही ख्याल रखती हो। मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हें इसे माँ का दर्जा दे दूं। जेठ जी की बातें सुनने के बाद मेरा तो चेहरा ही लाल हो चुका था। मैंने फौरन कहा, नहीं नहीं, मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ। मैं ऐसे कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ? अभी मेरे पति के गए हुए कितने दिन हुए हैं? यह कहकर मैं फौरन अपने क्वार्टर में चली आई। लेकिन आते वक्त जेठ जी कहने लगे, मेरे दिल में जो बात थी वह मैंने तुम्हें कह दिया। वैसे ये तुम्हारी जिंदगी है
और तुम्हारा आखिरी फैसला ही मेरा फैसला होगा। मैं तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ मेरे बच्चे को सारी उम्र माँ का प्यार मिलता रहे। और मुझे पता है कि तुम एक अच्छी माँ हो और मेरे बच्चे को भी एक सगी माँ से बढ़कर ही प्यार करोगी। बाकी आगे तुम्हारा फैसला। क्वार्टर पहुंचकर मैंने इस बारे में बहुत सोचा। आखिर मेरे बच्चों को भी अमीरों वाला ऐसो आराम मिल रहा था। फिर मैंने बहुत ही सोचा और अपने बच्चे के भविष्य को देखा। मुझे जेठ जी की बातें बिल्कुल सही लगी। फिर मैंने अपने बच्चे के लिए जेठ जी से शादी के लिए हाँ कह दी। तो जेठ जी ने फौरन अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया। वह चिल्लाने लगी और कहने लगी, मैं कोर्ट में केस करूंगी। जेठ जी भी कहने लगे, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। फिर जेठ जी ने उनसे सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड भी ले लिए जिस पर कि वो ऐश कर रही थी। अब जेठानी के पास भी पैसे ना रहने के कारण वो कंगाल हो चुकी थी। फिर वो वहां से अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। उसके बाद जेठ जी ने मुझसे कोर्ट मैरिज शादी कर ली। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने यह फैसला करके गलत किया, मगर शादी के बाद जब मैंने जेठ जी की मोहब्बत देखी तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। शायद यह मेरे नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, वहीं जेठ जी के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मेरी बदकिस्मती को खुशनसीबी में बदल दिए और मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।